मुझे ये हर्ष की बात है कि मैंने पहला बीज जो है इसी कृषि विज्ञान केंद्र NHRDF में लगाया था एज ए जो है टेक्निकल पर्सन कृषि विज्ञान केंद्र का, और वही बीज आज फल बन के आर बीज जो है दूसरी बोने की चेष्टा कर रहा है। और इसके लिए मैं सारे कृषि विज्ञान केंद्र उजवा और NHRDF के सभी स्टाफ्स का जो है तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। जैसा कि टॉपिक है रूफ टॉप वेजिटेबल गार्डनिंग, तो इसमें बहुत सारे वक्ताओं ने पूर्व वक्ता अतिथियों ने जो है काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो मैं उनमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हम सभी को पता है कि सब्जी और फल हमें हमारे भोजन में क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, खासकर इस कोविड पैंडेमिक पीरियड में कुछ ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत है हमें इम्यूनिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और हम सभी जानते हैं, सभी वक्ता लोग बोल रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और रिसेंटली 2030 में हमारा 40% आबादी है वो शहर में रहेगी और 2050 तक ये 60% तक बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान है। और लोग जो है हरियाली, गांव की हरियाली छोड़कर कहाँ कंक्रीट फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं, पलायन हो रहा है। उसकी कई वजह हैं, कृषि से विमुख होना एक मुख्य वजह है। और अगर एक आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें, दिल्ली में ही करीब 2015 से 2035 के बीच में करीब 67% तक जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ होने जा रही है। तो इसका परिणाम ये कि जो शहरों में शहरीकरण हो रहा है उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ बहुत क्राइसिस, आपके रिसोर्सेज की क्राइसिस होने वाली है और पॉल्यूशन भी उससे जुड़ा हुआ है, बढ़ रहा है। और अगर हम दिल्ली को यूँ समझे कि ये दिल्ली है, ये एरिया, और इसमें इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी AC, रेफ्रिजरेटर्स और बहुत सारे छोटे कारखाने, बड़े कारखाने अभी तो नहीं है बड़े, तो ये सब समझ लीजिए एक जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने वाली गैसेस निकलती हैं, गर्मी निकल रही है। तो उससे जो है उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि वो जो पूरा दिल्ली है एक जो है समझ लीजिए कि हीट आइलैंड, यानी कि उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं, एक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, या हम उसको समझ लें कि एक हम गर्म गुब्बार पे बैठे हुए हैं। और एक रिसर्च बताती है कि कुछ सिटीज में हुई है कि जो बाहर की तुलना में जो बाहर की पेरिफेरी है या सिटी का बाहर का एरिया है उसकी तुलना में जो डाउनटाउन मतलब कि आपकी जो सिटी सेंटर है वहाँ का टेम्परेचर 3 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा पाया गया है। उसके साथ ही फूड पॉल्यूशन, जैसे सभी बात करते रहे, किसान को फसल ज़्यादा लेनी है, उत्पादन ज़्यादा लेना है, पेस्ट डिजीज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको मारना भी है, अदरवाइज किसान नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उसको वो उपाय करने हैं। परंतु दूसरी तरफ देखेंगे जो खाने वाले कंज्यूमर हैं उनके स्वास्थ्य पर भी जो है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, साथ ही के साथ किसानों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब हम आते हैं रूफटॉप गार्डन, क्योंकि जो शहर में हमारे पास जगह कहाँ है, जमीन तो है नहीं, नीचे स्पेस तो है नहीं, तो हमारे पास छत ही है। और छत में रूफटॉप गार्डन दो टाइप का, इसको दो क्लासिफिकेशन देखें। एक होता है पर्पज हमारा रूफटॉप गार्डनिंग या जो ग्रीन सिटी की बात हो रही है उसमें है कि सिटी, ग्रीन सिटी और ग्रीन बिल्डिंग बनाना, जिसका उद्देश्य है कि जो अर्बन हीट आइलैंड, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जो शहर की गर्मी को कम करना, यानी कि हम जो है एक ऐसे प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं बिल्डिंग में, जिससे जो है आपका टेम्परेचर सर्दियों में तो अंदर ज़्यादा होता है और गर्मियों में करीब करीब 4 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक कम होता है। और ऐसे ही अभी आगे स्लाइड में दिखाऊंगा कि लगभग 20 से 25% एनर्जी का कंजम्पशन सर्दी में भी और गर्मी में भी जो है रिड्यूस पाया गया है, वो ग्रीन कवर की वजह से। और इसके अलावा ये एयर को क्लीन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती ही है, देखने में अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है हमें बिल्डिंग में जो है एनर्जी कम, हीटिंग कूलिंग के लिए कम लगती है। जबकि न्यूट्रिशनल गार्डन जो न्यूट्रिएंट ओरिएंटेड है, यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को मीट आउट कर पाते हैं इसमें। उसके अलावा हम जो फूड मिलता है वो शेप फूड जो है हमको प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें केमिकल पेस्टिसाइड फ्री होता है। एक जैसे कि श्रीवास्तव सर ने भी ऐड किया
कि अगर सिटी में कर रहे हैं तो एक समस्या ये भी रहती है कि जैसे ग्रीन सिटी हम की बात कर रहे हैं, वो पॉल्यूशन को, डस्ट को अट्रैक्ट करता है, एरोसोल को अट्रैक्ट करा, जैसे पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स की बात होती है 2.5 और 10। तो ऐसी स्टडी पाई गई है कि नीचे का एरिया में ज्यादा पार्टिकल साइज होती है। जैसे जैसे आप बिल्डिंग में ऊंचे जाएंगे, और एक शिकागो का केस है जिसमें जो है 26 मीटर ऊपर बहुत बड़ा 20,000 स्क्वायर फीट का जो है गार्डन है, तो वहां पे पाया गया 33% पॉल्यूटेंट जो है ऊपर कम थे। तो पॉल्यूशन का, क्योंकि स्ट्रीट में पॉल्यूशन भी है, अगर कोई साइड बाय साइड ग्रो कर रहा है तो वो हैवी मेटल्स जो पॉल्यूशन है उस पर आने के चांस रहते हैं। तो वो हमें उसका भी उपाय बताएंगे कि कैसे हम उसको उससे बच सकते हैं। तो जो किचन गार्डन है बेसिकली वो रूफ टॉप गार्डन केवल रूफ पे शिफ्ट हो गया है, इसीलिए वो रूफ टॉप गार्डन हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है प्रिंसिपली। इससे हमें फायदा क्या है, हम जस्ट क्विकली, क्योंकि ऑलरेडी सब बताएं। इससे जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो आज से 50 साल पहले गांव से चल के शहर आ गए और आज रिटायर हो गए हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं, वो शहर की लाइफ जबरदस्ती उनको जीना है, बाहर वापस जा नहीं सकते, तो उनके लिए एक नेचर से जुड़े रहने का जो वो गाँव में देखा करते हैं, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा, जो गृहिणी है, उनको जो रूटीन उनका डेली का जो है किचन है और बच्चों का देख रेख है, उससे आपको जो है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने का, और इसमें एक, जैसा कि ब्रह्म सिंह सर ने भी बताया था, कि एक सेंस आपको मिलता है कि एक आप ब्यूटीफुल, जब कोई चीज को जिस तरह से देखते हैं आपको खुशी महसूस होती है। तो अभी कारपोरेट सेक्टर में जो यूथ्स हैं उनको 5 डेज और 6 डेज वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। उनको वीकेंड्स पे जो है नेचर के साथ में जुड़ने का, लोग फार्म हाउसेस पे पार्टी करने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उससे बढ़िया कि अगर वो करते हैं तो उनको वो सेंस ऑफ फीलिंग्स आएगी कि हम नेचर के करीब हैं, तो उनको भी एक अच्छा ये मिलेगा। और सभी लोग जैसे बोल रहे हैं कि बच्चों को सीखने को मिलता है कि सॉइल क्या होती है, प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, सीड से लगते हैं नहीं लगते हैं, कहाँ पे फ्रूट्स आता है। और जैसा अल्टीमेट एम जो है हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करना, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको अल्टीमेटली जो है अगर ग्रीन सिटी होगी, ग्रीननेस होगी, तो वो अल्टीमेटली वो भी कम होगी। और एनर्जी कंजम्पशन आपका बिल्डिंग का अपने आप कम हो जाएगा जब ग्रीनरी होगी। और ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसमें ये कॉन्सेप्ट रूफटॉप गार्डनिंग बहुत अच्छा फिट बैठती है। ओवरऑल ह्यूमन वेल बीइंग, जो हम लोगों का जो है चाहे वो शुद्ध और सेफ फूड से और इन्वायरमेंट से, दोनों से हमें जो है दोनों का एक साथ यहाँ पे हमें प्राप्ति होती है। जैसा मैं एग्जांपल दिखाना चाह रहा था कि लगभग 3 से 10% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो सिटी का एरिया है वहां पे ज्यादा होता है। और 20 सेंटीमीटर की अगर हम घास की कवर या कोई प्लांट की कवर करते हैं, तो 15 सेंटीमीटर जो थिक ग्लास वूल का आजकल जो है रॉक वूल, ग्लास वूल का जो है लोग बड़े बड़े उसमें करने लगे, इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, ताकि बाहर और अंदर की हीट में एक्सचेंज इंसुलेशन का काम करे और कम हो। और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कोई जहाँ पे जो रूफटॉप है ग्रीन है और अंदर में टेम्परेचर आपका कम पाया गया है, 26% तक जो है इलेक्ट्रिसिटी में या गैस में जो है हीटिंग या कूलिंग के लिए जो यूज हो रही है उसमें कमी पाई गई है कनाडा में। शिकागो में जैसे 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कमी पाई गई है। और फाइनली अर्बन हीट आइलैंड जो इफेक्ट है उससे कमी होती है। एक सिंपल सा ये जो है जून का डेटा लिया हुआ है, इसमें अगर देखें तो बाहर का तापक्रम जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन छत का जो है सरफेस का टेम्परेचर नहीं, छत के ऊपर जस्ट 15 सेंटीमीटर जो बाय एक फिल्म बोलती है मेम्ब्रेन, तो वहां का टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अगर वहां पे कोई ग्रीनरी है यानी कि रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहता है। यानी कि हमें जो रूफ हीटिंग हो रही है वो हीटिंग नहीं होने पाती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर वो बना रहता है, तो उससे हमारे घर गर्म नहीं होगा और हमें ठंडा करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो केस बता रहा था कि इसमें 26 मीटर ऊंचाई पर जो है रूफ है, वहां पे 7 स्टोरी बिल्डिंग पे बहुत बड़ा फार्म है 40,000 स्क्वायर फीट का, और वहाँ वेजिटेबल एंड हर्ब्स ग्रो किया जा रहा है। उसमें पीएम जो 2.5 है उसका कंसंट्रेशन काफी घट गया और 33% तक जो है टॉप के लेयर में पाया गया है। तो वहां पे अगर रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल है, वो ज्यादा सेफ है। कुछ टिप्स जो है कैसे सक्सेसफुल रूफटॉप गार्डनिंग करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड लोगों का नहीं होता है ज्यादातर,
99% यही रहता है कि वो जो है आम शहरी होते हैं, वो चाहते हैं, उनको ज्यादातर चीजें पता नहीं होती है। तो क्या बेसिक चीजें हैं, तो जैसे पहली चीज, अगर पूरा टेरेस को आप अगर आप जो है रूफटॉप गार्डनिंग में या वेजिटेबल गार्डनिंग में, फ्रूट गार्डनिंग में लाना चाहते हैं तो एक पॉलीथीन लाइनिंग कर लें। अगर आपकी टेरेस में रेनी सीजन में सीपेज नहीं है तो पॉट की वजह से सीपेज नहीं होने वाला है, फिर भी सेफ्टी के लिए आप जो है एक जो है प्लास्टिक लाइनिंग कर लें। और उसके अलावा जो है, जैसे हमने बोला कि जो आपके हैवी मेटल्स हैं, स्ट्रीट साइड, रोड साइड आपने अगर वेजिटेबल गार्डन लगाया, रोड फेसिंग है, तो चांसेस है कि रोड का जो है वहां पे एरोसोल के रूप में आके डिपोजिशन होगा लीफ पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल पे, और हम जो सेफ्टी के लिए उगा रहे हैं उल्टा हम जो है हम पॉल्यूटेंट्स खा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक वॉल बनानी है, चाहे वो बायोलॉजिकल वॉल इस तरह से हो या जो है आपकी पक्की वॉल हो या किसी भी तरह से, वो एक वॉल क्रिएट करिए, एक बैरियर क्रिएट करिए कि बाहर का पॉल्यूटेंट जो है अंदर ना आने पाए और वो आप जो भी ग्रो कर रहे हो वो क्लीन है। और उसके अलावा हमें कभी कभी बंदर का या बर्ड्स का बहुत इस तरह की समस्याएं आती हैं, उनके लिए केजिंग करने की अगर प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं तो जरूर करें, ताकि जो है बहुत लोग बर्ड्स को अलाउ करते हैं, वो जो उनका हॉबी है वो कर सकते हैं, परंतु अगर मंकीज वगैरह आते हैं तो बहुत डैमेज कर देते हैं, तो आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता है, तो इसलिए वो करना जरूरी है। और उसके बाद नेट कवरिंग या प्लास्टिक कवरिंग, जैसे जैसे विंटर के सीजन में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो आप एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं टेम्पररी, उसमें प्लास्टिक डाल दें। और वही उल्टा अगर समर सीजन में आपके सोलर रेडिएशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी ज्यादा प्लांट्स उड़ाता है और प्लांट उतना अपटेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट नहीं कर पाता है, तो लॉसेस होने की वजह से, और सनबर्न भी होता है फ्रूट्स में, तो उसको कम करने के लिए शेड नेट कर सकते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं, ये आप टेम्पररी भी कर सकते हैं जिसमें शेडिंग आपको रिमूव कर सकते हैं या स्प्रेड कर सकते हैं, और ये परमानेंट भी कर सकते हैं जहाँ पे प्लास्टिक ऊपर खाली चढ़ा दें और इसको आप थोड़ा इस तरह से फिक्स करें कि निकल सके, तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके लाइट के अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग, क्योंकि सबका घर एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता, पीछे बिल्डिंग, आगे बिल्डिंग या साइड में बिल्डिंग हो सकती है, तो जहां लाइट आ रही है, ये जनरल रूल है, थंब रूल है कि नॉर्थ साइड में बड़े प्लांट्स रखेंगे, वाइनी प्लांट्स रखेंगे, और आप साउथ जो है, ईस्ट और हाफ वेस्ट पोर्शन अगर मिलता है तो वहाँ सनी एरिया ज्यादा, सन ज्यादा ट्रेवल करता है उस डायरेक्शन में, तो वहां पे छोटे से लेके फिर बड़े पौधे को रखते हैं। और अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्लांट्स है शेड लविंग, पार्शियली शेड लविंग और फुल्ली सनी, जैसे कि ज्यादातर जो फ्रूट्स देते हैं प्लांट्स, उनको जो है फुल सन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको पार्शियली शेड कंडीशन, 50% शेड, 60% शेड में सक्सेसफुली हो जाती है, तो उनके नीचे भी लगा सकते हैं। अगर बावर सिस्टम बनाते हैं वेजिटेबल का, जैसे वाइनी वेजिटेबल है, इनको ऊपर चढ़ाते हैं, तो नीचे आप जो है लीफी वेजिटेबल या स्टेम वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। फिर कंटेनर की बात आती है, वेजिटेबल में कंटेनर की बात आती है, तो वेजिटेबल बहुत बड़ा रेंज है। वेजिटेबल की अगर बात करें कि अराउंड 75 to 100 वेजिटेबल्स पूरे इंडिया में कॉमर्शियली ग्रो की जाती है, 150 वेजिटेबल तक जो है हैं, अगर ट्राइबल और सभी को मिलाते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड और एक्सोटिक को। लेकिन हमारे पास हमारा चॉइस क्या है, हम क्या उगाना चाहते हैं, हमारे यहाँ क्या हमारी चॉइस है, उसको सिलेक्ट करते हुए हमें और प्लानिंग करना है। जैसे शैलो रूटेड है आपका पालक, मेथी, धनिया, चौलाई, अगर आपको उगाना है तो आप जो है 6 इंच की डेप्थ आपको चाहिए, वो जो है मीडिया की, चाहे कोकोपीट मीडिया हो, सॉइल हो या और भी कुछ वर्मी कंपोस्ट हो, तो वो डेप्थ चाहिए, तो उसके लिए होगा। और ज्यादातर जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, चिली, इनके लिए 1 फीट 12 इंच का पॉट सफिशिएंट है। और अगर वाइनी वेजिटेबल है और बड़ी वेजिटेबल्स हैं, जैसे बॉटल गार्ड है, पंपकिन है, रिच गार्ड है, स्पॉन्ज गार्ड है, तो इन सब के लिए भी 1 से 1.5 फीट और 1 से 1 फीट जो है 1.5 फीट वाइड, तो वो सफिशिएंट होता है। और यहाँ तक देखा गया कि अगर जो इस तरह से जुगाड़ सुविधा से, जैसे इसमें ड्रम काट रहे हैं, तो 200 रुपए का पुराना ड्रम मिल जाता है, उसको कट करके 2 बना देंगे, तो ये आपका जो है 100 रुपए का एक पड़ा, और वो 1 मीटर लंबा, तो आपका बहुत चीप पड़ता है। पुराने ड्रम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि ये जो ड्रम बड़े साइज के हैं, इसमें मीडिया ज्यादा है, इसको आपके दीवार के ऊपर रखना है, और जो ओपन जो आपका रूफ का एरिया है उसमें आपको लाइट वेट पॉट्स रखने हैं। और इसका खर्चा लगभग 10 से 12 हजार, एक एस्टीमेट हम लोगों ने बनाया कि 10 से 12 हजार रुपए आता है, जब एक कोई जो है अलग अलग
पॉट्स यूज करता है। अगर ये नॉन वुवन फैब्रिक जो पॉट्स आजकल आ रहा है ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये 50 से 60 रुपए का बल्क में बनाते हैं। हम लोगों ने बनवाया था जैसे 500 पॉट्स, तो वो 40 रुपए में जयपुर की कंपनी ने बना दिया था। तो डिपेंड करता है, या कम भी बना देता है। अगर पर्सनली परचेज करेंगे तो 35 में भी प्रोवाइड कर सकता है। तो अलग अलग जो है आपका पॉट, कोई भी पॉट ले सकते हैं। बस उसमें पॉट के बारे में बताएंगे अभी आगे कि कौन से नहीं लेने। ये सारे पॉट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मार्केट में लोकली अवेलेबल हैं, ले सकते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें व्हाइट जो है एलडीपी, जो व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, और ये ग्रीन आपका एचडीपी। तो इसमें देखिए बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। आप व्हाइट पॉट सेम मीडिया हमने 6.5 किलो तौल के मीडिया दोनों में डाला है, और इसमें थोड़ा चौड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा छोटा है, तो इसमें फैल गया और इसमें नहीं। इनमें ग्रोथ में देखिए कितना डिफरेंस है, बिग डिफरेंस। तो पॉट कंटेनर का जो शेप, साइज और जो है उसकी क्वालिटी सभी अफेक्ट करती है। व्हाइट वाले में क्या होता है कि जब टेरेस गर्म होती है तो इसमें रूट बर्निंग पाई गई, जबकि इसमें इंसुलेशन होता है, ये मोटा होता है, नीचे थिक होता है और साइड में होल्स होते हैं। इसमें भी होल्स हैं, पर इसमें जो है आपका एरेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, ये डैम्प हो जाते हैं। अगर इरिगेशन कितना भी होल करेंगे तो वो चोक होने का चांस रहता है। जबकि हम प्लास्टिक पॉट में हम ग्रेवल्स या स्टोन्स रख के हम होल को कवर करते हैं, तो सॉइल बाहर नहीं जाती। इसमें वो एडवांटेज मिला कि इसमें उतना हीटिंग नहीं थी, आउटर पेरीफेरी में भी जो है आपके रूट्स अच्छे थे, लेकिन इसमें जहां जहां रूट एक्सपोज हुई है प्लास्टिक से वो बर्न हो गई थी। ये अलग अलग वेजिटेबल्स इसमें ग्रो करके देखा गया। एक इंसुलेशन के लिए, जैसे मैंने बोला कि आप पॉट को डायरेक्ट छत पे नहीं रखना, हमने गलती की थी पहले साल। तो ये जो पिक्चर है, बाद में हम लोगों ने रियलाइज किया कि रूट बर्न हो रही है, तो फिर हम लोगों ने उसमें ब्रिक रखा, ब्रिक के ऊपर हम प्लैंक यानी कि जो लकड़ी या कोई चीज का ऐसा जाली रख के और लोहे का स्टैंड बना के उस पर रखा। तो आज मार्केट में इस तरह का स्पेशल भी अवेलेबल है, जो कि आप पानी ड्रेनेज, इसको मैट्स होती हैं जो वाटर अगर नीचे भरा हुआ है तो वो पॉट्स को भी या उसको टच नहीं करेगा, तो ये इंसुलेशन का भी काम करता है। इस तरह की वुडन, आप ईंट रख के वुडन का भी कर सकते हैं, जो भी चीपली अवेलेबल हो, या स्टैंड बना सकते हैं, लेकिन नीचे गैप होना, इंसुलेशन होना जरूरी है। हाँ, अगर थर्मोकोल का ये बॉक्स है तो उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंसुलेशन कैपेसिटी होती है कि बाहर से अंदर का एनवायरनमेंट जो है अफेक्ट नहीं होता है। आपको पॉट्स कौन से यूज नहीं करने हैं, आज मार्केट में बहुत लाइट वेट पॉट्स अवेलेबल हैं। फ्लावर्स, डेकोरेटिंग प्लांट्स के एस्बेस्टस का पॉट यूज करें, परंतु वेजिटेबल के लिए मत यूज करें, क्योंकि जो मटेरियल है वो जो है उसमें कार्सिनोजेनिक चीजें हैं। अगर उसमें आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो वो पानी के साथ में धीरे धीरे घुलेंगे और वो प्लांट्स में आएंगे, फ्रूट्स में जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जाएंगे। जैसा कि डीडीजी साहब ने भी हाईलाइट किया, मैंने भी उस स्लाइड में रखा था कि सीवेज एंड स्लज को, अनप्रोसेस्ड सीवेज एंड स्लज या सीवेज वाटर को यूज किया जा रहा है, वो हमें अवॉइड करना है, नहीं यूज करना है। बल्कि किचन का आपका जो है, तो सॉरी, अगर आपको जो किचन का आपका वेस्ट है, टॉयलेट का वेस्ट नहीं, किचन का जो वॉशिंग करते हैं और अपने ये करते हैं, इसमें हेवी मेटल्स की चांस नहीं है। इसमें केवल डस्ट और आपकी जो भी सॉइल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का डस्ट वगैरह होगी वो जाएगी, डर्ट जाएगी। तो वो पानी को रिसाइकिल करके यहीं पे चैनलाइज करके यूज कर सकते हैं। और आजकल देखा गया कि हाइड्रोपोनिक्स में खूब चलन चल रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ध्यान रखें कि पीवीसी पाइप जो है फूड ग्रेड पाइप ही यूज करें, क्योंकि जो है उसमें सेम प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर सीवर लाइन के लिए अलग पाइप डलती है, वाटर सप्लाई के लिए अलग पाइप डलती है। तो फूड ग्रेड पाइप जिसमें जो है अदरवाइज उसमें डिसॉल्व होकर आपके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, जो भी और भी कई मेटल्स हैं जो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी पाइप का हम जो है इस्तेमाल हाइड्रोपोनिक सेटअप में नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक देसी भी जुआड़ की मटके को ऐसे वर्टिकल, और ये हमने पॉपुलराइज किया कुछ बालकनीज के लिए, जहाँ पे 1.5 बाई 1.5 फीट की जगह में आप स्टेक कर सकते हैं मटके को, टॉप पे एक मटका रख के होल किया और उसे ड्रिप करके पानी आएगा और सभी मटके में सीपेज फिर ड्रिप करके एक सेचुरेट होने के बाद वो नीचे जाता रहेगा। तो सप्ताह में एक बार जो है हमने 10-12 लीटर पानी भर दिया, और वो डिपेंडिंग अपॉन सीजन कि आपका चलता रहेगा, और इस तरह से क्रॉप आती रहेगी।
और जैसा कि डॉक्टर टी.के. बेहरा ने भी दिखाया कि IIBR में भी कर रहे हैं, हम लोगों ने भी किया है, ग्राफ्टिंग पे काम कर रहे हैं, पोटैटो पे टोमेटो, ब्रिंजल पे पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस आर्ट, और गार्डनर के लिए, बच्चों को सीखने के लिए बहुत अच्छा जो है ये टेक्निक है। पॉट में होल्स होना बहुत जरूरी है, ड्रेनेज नहीं हुआ तो पानी भर जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया एनोक्सिया कंडीशन क्रिएट होते ही विल्टिंग आ जाएगी और वो प्लांट्स डेड हो जाएगा। और इसलिए इसमें होल्स चाहे यहाँ पे हैं या बॉटम में है, उस होल्स को चाहे पुराने गमले के टुकड़े जो मिट्टी के हैं उनसे जो है भरिए, या छोटी छोटी जो है जो रोड बनती है उसके भी जो है स्टोन्स डाल के, फिर उसके कुछ जो है चिप्स डाल के फिर उसके बाद फिल कर सकते हैं। अभी प्लांटिंग के, क्योंकि कुछ वेजिटेबल हैं वो डायरेक्ट सीड सोइंग करनी होती है, कुछ ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है, तो अक्सर जो है हमारे पास क्वेश्चन आता है जो सिटी वाले हैं कि सर हमें टमाटर लगाना है तो हम छिड़क के वो बीज लगा दें, हो जाएगा ब्रिंजल। तो हम उनको बताते हैं अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आप नर्सरी से, बहुत सारे किसान हैं वो यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं सीडलिंग्स, तो उनसे ले लें। तो जैसे हमने लिस्ट बताई है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई ये कर रहा है टूल्स स्केचेस आते हैं, तो ये जो है जैसे पीज, बीन्स, लेडी फिंगर, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, तो कुकुर बिट्स की सीडलिंग भी कर सकते हैं, पर बढ़िया है कि आप डायरेक्ट सीड सोइंग करें, क्योंकि सीडलिंग से बेटर है कि अगर पॉट में कर रहे हैं डायरेक्ट सीड सोइंग करें, जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये अलग अलग वेजिटेबल है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जो शकर्स और कटिंग से होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी रनर से आता है उसका, और परवल होता है उसकी कटिंग से लगती है, कुंदरू आती है, मिंट है, और भी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं। प्लानिंग, जैसे अगर कोई आपका जो भी टेरेस है उसका प्लान ऐसा करिए कि उसको ब्लॉक्स में बांटिए, सो दैट आपको ब्लॉक के बेसिस पे आपको वेजिटेबल आपको मिलती रहे, या आप प्लांट्स के टाइप के, जैसे ब्रिंजल, टोमेटो, चिली का एक एरिया लगा दिया, फिर उसके बाद रूट्स वेजिटेबल, तो वो आप लाइट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते। इसका कोई थंब रूल नहीं है, टेरेस गार्डनिंग में अभी तक कोई भी थंब रूल नहीं है कि कौन सी चीज कैसे लगानी है, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। आपको नॉलेज होना चाहिए कि रूट डेप्थ कितनी होती है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल की, और उसकी लाइट रिक्वायरमेंट क्या होती है, और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, और उसका जो है क्रॉपिंग पीरियड। अगर ये 4 चीज पता है तो आप जो है प्लानिंग अपने आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। तो स्टैगर्ड सोइंग करिए, जैसे टोमेटो आज लगाना है तो 2 महीने बाद फिर लगाइए, फिर अगले 2 महीने बाद। इसी तरह से मूली है, मूली आज लगाइए, वो कम समय में तैयार होती है तो 15 दिन के इंटरवल पे लगा दीजिए। तो आप स्टैगर्ड प्लांटिंग करिए, सोइंग करिए, सो दैट आपको पूरे साल भर मिलता रहे कोई ना कोई प्रोड्यूस। हाँ, जैसे कि डॉक्टर टी.के. बेहरा, डायरेक्टर IIBR ने भी बताया कि रेनी सीजन के लिए अलग, आपकी समर के लिए अलग, और रबी सीजन के लिए अलग वेजिटेबल्स होती हैं। तो वो वेजिटेबल की आपको कहीं भी मिल जाएगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट सबका लिया होगा, नहीं तो गूगल भी करेंगे तो सारे वेजिटेबल्स का जो है आपको मिल जाएगा, कौन सी रबी में है, समर में है या खरीफ में। आमतौर पर समर और खरीफ की वेजिटेबल कॉमन होती हैं, एक्सेप्शनली कुछ आपकी वेजिटेबल अदरवाइज जो है रबी की अलग होती है, और बाकी साल की सीजन की अलग होती है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कुछ हमने, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। कुकुम्बर, अमरन, जैसे खीरा है वो बढ़ गया, बेल ऊपर चली गई, नीचे आप पॉट में जो है गर्मी की फसल है तो अमरंथ गर्मी में होगा, यानी कि चौलाई, जबकि पालक जो है गर्मी में, जब ठंडा रहेगा तो हो जाएगा, पर पीक समर में नहीं होगा, तो चौलाई हो सकता है। तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे जो आप रोटेशन और आप एक साथ जो है भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। ये क्रॉप एंड वेराइटल सिलेक्शन हमने ऑलरेडी बता दिया। तो हमने जैसे कि ओपन शनी एरिया में अगर टेरेस पे लगाना है तो ये वेजिटेबल्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्शियल शेड है तो लीफी वेजिटेबल ज्यादातर हैं, और अगर ट्रेलिस यानी कि ट्रेन करना है, या रूफ, आजकल क्या करते हैं, रूफ की जो है वॉल के अलोंग जो है वो बना देते हैं पॉट या ट्रेंच, तो उस पे भी जो है लगा सकते हैं, और उस पे लटका भी सकते हैं, तो वो कुकुरबिट्स वगैरह वहाँ पे बीन्स लगा सकते हैं। और कुछ बिगर कंटेनर की जरूरत होती है जिसमें आपके ड्रम स्टिक, पॉइंटेड गार्ड, करी पत्ता, या जैसा डॉक्टर के किसी वस्तु सर ने बताया कि आप जो है फ्रूट्स को आप जो है जो वॉल नीचे की है उसके उस पे रखिए, आप फ्रूट्स जरूर रखिए। वेजिटेबल्स के साथ में पपाया है,
जहाँ पे बनाना हो सकता है वहाँ। स्ट्रॉबेरी तो छोटे पॉट में हो जाता है। ग्रेप की वाइन, जैसे ब्रह्म सिंह सर ने भी बताया कि ग्रेप वाइन, तो वो भी आप एक लगा सकते हैं, उससे भी आपका ऊपर आपका बोर बन जाएगा, अंदर नीचे वेजिटेबल और कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो सीड के बारे में जैसे मोदी सर ने बताया, डायरेक्टर IHR, कि हमारे पास, और डॉक्टर पीके गुप्ता ने भी बताया कि हम आजकल जो है, और पूसा भी जो है आपको किचन गार्डन किट प्रोवाइड करता है 100-150 रुपए में, और जहाँ पे 10-10 वेजिटेबल, 15-15 वेजिटेबल के सीड छोटे छोटे किट किचन गार्डन के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा अगर किसान भाई चाहें तो पहली बार बढ़िया बीज लाएं। ओपन पॉलिनेटेड आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का छोड़ देते हैं। ओपन पॉलिनेटेड है तो उसका बढ़िया क्वालिटी, जो बढ़िया पहला फल आए, पहला गुच्छा, टमाटर है, बैंगन है, शुरू का जो आता है, उसको आप पकने दीजिए, एक छोड़ दीजिए, उसका आप बीज निकाल के सुखा के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप जो है पाउच बना के बॉटल में कहीं पे भी ठंडे स्थान पे रख सकते हैं। अब ग्रोइंग मीडिया की बात करें तो छत पे ज्यादा मिट्टी ले नहीं जा सकते, तो दो तरीका है। एक चीज जो है मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि एक मिसकंसेप्शन है कि हम बहुत ज्यादा लोड जो है छत पे नहीं दे सकते। अगर कोई घर है, डुप्लेक्स है, या कोई अपना घर है, तो वहां पे हम पार्टी करते हैं तो 50 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। लेकिन जब ये बात आती है तो हम एक जनरल, एक इंजीनियर के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर आप जो है कितना वेट रख सकते हैं, तो 20 से 25 केजी आप वेट रख सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। तो हमें उस, और 10 साल जब उसकी लाइफ जितनी रहेगी थ्रू आउट लाइफ चलेगा। तो अगर ऐसी प्लानिंग करते हैं, और इस पे जो पूरा टेरेस है उसका 50% स्पेस पे ही हार्डली हम जो है पॉट रखते हैं। तो लेकिन फिर भी मिट्टी आप जो है एक भाग कंपोस्ट, एक भाग कोकोपीट ले, ये बेस्ट मीडियम पाया गया है, और वो इसमें जो है प्लांट्स में न्यूट्रिशन की कमी नहीं थी। कुछ लोग कंप्लीट कोकोपीट और प्लस 1 पार्ट जो है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट करते हैं, वो भी बढ़िया है, बट इसमें न्यूट्रिएंट का जो है आपको ख्याल रखना है। वीकली आपको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स देने हैं या और ऑर्गेनिक मैन्योर्स देने हैं, अदरवाइज प्लांट्स अच्छा सा ग्रो नहीं करेगा। आप टोटली ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, बढ़िया है, लेकिन ऑर्गेनिक का मीन्स यहाँ पे सेफ फूड प्रोड्यूस करना है। आपको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़े तो डालिए, क्योंकि आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आज यूएसए में हाइड्रोपोनिक जो टोटल वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर पे चलता है, वो ऑर्गेनिक के पैरेलल उस कैटेगरी में वो आ रहा है, तो इसलिए उसमें कोई झिझक नहीं है, आप यूज करिए। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, कोकोपीट का मीडियम प्लस जो है कंपोस्ट, और एक है कंपोस्ट कोकोपीट सॉइल, तो दो आप जो है प्रोपोर्शनली आप बना सकते हैं, जो प्रोपोर्शन इसमें दिया गया है। कैसे फिल करना है ये डिटेल नीचे हमने दिया है। एक चीज जो कोकोपीट यूज कर रहे हैं उसमें एक बहुत खास ख्याल रखने की बात है, क्योंकि मार्केट में कोकोपीट आपको जो है 20 रुपए किलो से लेके आपको 50-60 रुपए किलो तक का अवेलेबल है। एक ब्रिक मतलब कि 150 रुपए, 125 रुपए से लेके आपको 350 रुपए किलो तक मार्केट में अवेलेबल है। तो लोग सोचते हैं कि सस्ती वाली ले लिया और हमारा काम, वो तो महंगी दे रहा है, सस्ती दे रहा, लेकिन उसका रेट में डिफरेंस जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है कितना प्रोसेस किया गया है। उसमें एक प्रक्रिया होती है जो है उसका रिंस करते हैं, वो एक सीजन पूरा जो है, जहाँ पे, क्योंकि कोकोनट कहाँ होता है, नारियल कहाँ होता है, समुद्र के खारे पानी से, तो उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको प्रोसेस करना होता है। इनिशियली वो 15-20 डेसीसाइमन पर मीटर जो है आपकी ईसी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हमको प्लांट्स के लिए लानी है लेस देन 1, एक से कम में लानी है। तो काफी कंपनीज जो है कोकोपीट रेडी इन यूज बेच रही है, जिसमें टैग लगा होता है कि EC लेस देन 0.5, अगर इनविस्ट है लेस देन 1, तो वो यूज करना। अदरवाइज आप अच्छे पानी से उसको लाके आप उसको पानी से रिंस करिए, और फिर उसके बाद जो है इस तरह से हाथ से करके रिंस करके फिर तैयार होगा, जो वो आपके प्लांट्स के लिए उपयोगी होगा। ये जैसे बहुत सारे हैं, ऐसा एक एग्जांपल हमने दिया है कि कोकोपीट, यहाँ पे आपको पूरा स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा कि कितना इसमें जो है EC कंटेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है अदरवाइज अगर EC ज्यादा है, अगर आपके 2 EC से ज्यादा हो गई किसी हालत में, ट्रे में सीडलिंग डाल रहे हैं या वो, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर हो भी गया तो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और सीडलिंग जैसे हमने तैयार करने की बात की, तो छोटे एरिया में, छोटा है तो आपके पास कोई भी एक की ट्रे में जो स्पेस है, इसमें आप मीडिया भर के कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट और सिंपली कोकोपीट आप जो है इसमें भरिए, और ग्लास है
या प्रोट्रेस। अगर आपको ज़्यादा लेवल पे करना है तो प्रोट्रेस में करते हैं। जैसे मैंने भी एक किचन गार्डन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो अपना दिल्ली का है उसमें भी लेक्चर लिया था, बहुत पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब कृषि विज्ञान केंद्र में था मैं, तो वहां पे बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं। तो वो एसोसिएशन जैसा है वैसे एसोसिएशन पे अगर काम करते हैं तो एक जगह आप जो है कलेक्टिव रूप से आप जो है सीडलिंग्स ग्रो कर सकते हैं। 1000 सीडलिंग्स एक जगह ग्रो करवा लीजिए, वहां से सब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि किसी को 10 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और सीड के पैकेट भी छोटे नहीं आते हैं। तो 10 ग्राम का सीड आता है, 1 ग्राम में जो है टमाटर की बात करें तो 250 से 300 सीड आता है, तो 2500-3000 सीड होगा। तो वो एक साथ आप जो है 2000-2500 सीडलिंग्स और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। दैट इज द बेस्ट वे। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। एक एक स्मॉल पैकेट आपने 10 ग्राम का खरीद लिया और उसको फ्रिज में भी रखा, कभी कभी भी कुछ हुआ, 1 साल बाद कर रहे हैं तो जर्मिनेशन कम हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जो बेस्ट वे है कि आप कलेक्टिव रूप से करिए, अदरवाइज सीडलिंग परचेज करिए। अब ये जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैंने बताया कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, उसके अलावा वर्मी वॉश और बहुत सारे पंचगव्य, काऊ यूरिन और मीन्स आपके बॉटेनिकल वेस्ट और एनिमल वेस्ट, बहुत सारे जो है आज उनके फॉर्मुलेशंस कैसे बनाने हैं वो अवेलेबल हैं। नीम के कैस्टर के फुनगामिया ये केक जरूर डालिए। इससे क्या होगा कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है और निमेटोड्स और दूसरे कीड़े जो अंडे देते हैं वो उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो टॉप लेयर में अगर है तो जरूर डालिए नीम केक, कैस्टर केक और फुनगामिया केक। और आजकल जो है बायोस्टिमुलेंट्स, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर मिक्स करते हैं तो उसमें जो है आपकी कभी कभी मेन्यूर्स वगैरह है या उनका डिकम्पोजिशन थोड़ा फास्ट कर देता है, उनकी अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की भी बढ़ाता है। स्प्रे में भी इसको रिकमेंड किया गया है, उसके भी यूटिलिटी है। बायोस्टिमुलेंट्स में चाहे ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, वो भी काफी हेल्पफुल है। वो स्ट्रेस से रिलीव करते हैं। हाई टेम्परेचर है, फ्लावर ड्रॉप है तो उससे रिलीफ देते हैं, लो टेम्परेचर है उससे भी थोड़ा बहुत सैलिनिटी का प्रॉब्लम है तो ये जो है यूज करके आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर खासकर जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनस क्रॉप है तो उसमें राइजोबियम बहुत सस्ता आता है। दिल्ली में है तो पूसा में जो है मिल जाता है। एनएचआरडीए भी प्रोड्यूस करता है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, रैम, पीएसबी, ये जरूर अप्लाई करिए आप जो है इसमें, और उसका बेनिफिट है। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स है, ये जो है आप जैसे अगर कोकोपीट में कर रहे हैं तो वीकली और माइक्रो न्यूट्रिएंट का और जो है मेजर न्यूट्रिएंट खासकर ऑल 19 मैग्नीशियम सल्फेट, जो मेजर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनका तो जरूर करना है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट का वीकली एक बार ड्रेंच या फोलियर स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट्स बहुत हेल्दी होंगे। और वाटरिंग, अगर समर है, समर में करीब जो है आपको 2 बार करना है। समर सीजन में 2 बार करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर कोकोपीट को आपने लिया है, कंप्लीट सॉइल है तो एक बार करके काम हो जाएगा। लेकिन ड्रेनेज बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेनेज मतलब पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे आपको दिन में 2 बार करना पड़े। अगर आप सोच रहे हैं 4 दिन में एक बार पानी गीला है इसका मतलब ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। ड्रेनेज इंश्योर करिए कि बहुत अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए और एक्सेस पानी नहीं देना है। और जैसे कि सर ने भी पहले वक्ताओं ने बताया कि आपको आजकल ऑटोमेटेड ड्रिप सिस्टम, कभी जैसे पूरी फैमिली 10 दिन के लिए बाहर जा रही है, वेकेशन पे जा रही है, तो आपको टैप पे सिंपली लगाना है, टैप को ऑन रखना है और इसमें आप जो है लॉग कर दीजिए कि दिन में हमारा इतनी देर के लिए ड्रिप ऑन होगा, तो वो ड्रिप से बूंद बूंद आपके इस पूरी सिंचाई ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको कोई हेडेक नहीं। लेकिन जरूरत है तभी करिए क्योंकि जो एक ऑब्जेक्टिव टेरेस गार्डनिंग का, रूफ टॉप गार्डनिंग का है, वो है आपको खुद फिटनेस, हेल्थ बनाना है, जो आपको खुद काम करना है। ये नहीं आपने लगा दिया और पानी, या उनके लिए है जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हैं और बोथ कपल्स आर वर्किंग, तो ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे उनको थोड़ा कम टाइम मिलता है वो लोग इसको अपना सकते हैं। अब इसमें कुछ समस्याएं भी आती है, पेस्ट एंड डिजीजेस भी आते हैं। मेजर पेस्ट डिजीज अगर आप देखेंगे तो किचन गार्डन में आप देखेंगे मिलीबग, वह सफेद सफेद ऊपर लग गया और वो गुड़हल में ज्यादा लगता है, तो और ऐसे उसमें ज्यादा लगता है, रोज में लगता है। और उसके बाद एफिड भी बहुत आता है। जैसे सरसों की फसल होती है, जैसे विंटर खत्म होता है, स्प्रिंग सीजन आती है, बहुत ज्यादा आता है, थ्रू आउट ईयर भी मिलता है। थ्रिप्स है, माइट है, व्हाइट फ्लाई है, स्केल इंटेक्ट, ये सारे जो है किचन गार्डन में देखे गए हैं और आते हैं। लीफ ईटिंग कैटरपिलर, जैसे लट है जो इसके टमाटर में, बैंगन में ये पाई जाती है, ये सब, ये बैंगन का पौधा है, इसमें लट अंदर स्टेम बोरर फिर
और इस तरह की वायरस ये फील्ड में ज़्यादा होता है, लेकिन किचन गार्डन में अगर आपके जो है ओपन है टेरेस, व्हाइट फ्लाई आ रही है वायरस लेके तो आ जाएगा, अदरवाइज जो है चांसेस कम है। और उसके लिए आप वीकली 10 डेज पे इंटरवल पे नीम ऑयल और दूसरे डिकॉक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में भी अवेलेबल है, कि आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा स्टिकी ट्रैप, आप येलो ट्रैप जो है इसमें ज़्यादातर व्हाइट फ्लाई और सिटिंग पेस्ट आते हैं, ब्लू है तो उसमें थ्रिप्स वो लाइट अट्रैक्ट करती है और वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। तो मॉनिटर करने के लिए भी है और कंट्रोल करने के लिए भी ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगर किचन गार्डन है या टेरेस गार्डन है तो वहाँ पे देखा गया कि 5% सीका का ही सोल्यूशन है, उसका करते हैं तो मिलीबग जो है वो छूट के गिर जाता है, उसको आप वॉश कर सकते हैं, मर भी जाता है और वॉश होगा उसकी वो कवर ऊपर की और धूप लगेगी तो वो मर जाएगा। और इसी का कई सोल्यूशन का अगेन रूट रॉट डिजीज में भी अच्छा इफेक्ट पाया गया है, ये लिटरेचर कहता है। तो हींग का एक्सट्रैक्ट थ्रिप्स को कंट्रोल करने में पाया गया है। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट और नीम ऑयल ये ज्यादातर सकिंग पेस्ट को जो है कंट्रोल करता है। और वुड एश, लकड़ी जो गांव में जो है जला हुआ लकड़ी का जो ऐश होती है उसको स्प्रेड करते हैं तो उससे पोटेशियम भी मिलता है और इंसेक्ट्स भी जो है उस पर हवर नहीं करता है, तो वो डिटर कर जाता है और पास नहीं आता और निकल जाता है। और स्प्रेइंग 5% चिली गार्लिक एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट वो भी जो है आपका एफिड और माइस कंट्रोल करने में। फर्मेंटेड यानी बटर मिल्क, मट्ठा जो छाछ होता है, छाछ का स्प्रे करने से माइट पे कंट्रोल पाया गया है। ये है ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स, येलो ट्रैप्स, ब्लू ट्रैप्स, लाइट ट्रैप्स। लाइट ट्रैप्स जो है जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं, मॉथ्स, जैसे रात में मॉथ्स हैं वो कैटरपिलर उनका आके अंडा देते हैं, तो वो रात में अगर आपने 2 घंटा जला दिया और पानी भर दिया नीचे और वो जो है उसमें आके गिर जाएगा मेल और वो आपका मर जाएगा, तो पॉपुलेशन वहाँ पे चेन ब्रेक हो जाएगी। फिरोमोन ट्रैप्स खासकर जो है कुकुरबिट जो फ्रूट फ्लाई है, जो अगर देखेंगे काना हो गया फल लाते हैं मार्केट से, खासकर तोरी, लौकी और कद्दू, तो उसमें गड्ढा हो जाता है, वो अंदर में फ्रूट फ्लाई का मैगट्स होता है, तो वो उसका एडल्ट इसमें आके फेरोमोन जो मिथाइल यूजिनॉल का जो है ट्रैप लगाते हैं, तो वो उससे स्मेल से अट्रैक्ट होता है, वहां जाता है और अंदर नीचे चला जाता है तो निकल नहीं पाता है। वो बोतल में भी सस्ते में भी बना सकते हैं मार्केट से भी लेके। इसी तरह से आपको जहाँ पे अगर इस तरह का एग लेइंग दिखे तोड़ के उसको जला दीजिए, कोई भी डैमेज लीव्स मिले तो उसको हटा दीजिए। अब कुछ डिजीज भी आते हैं जिसमें सॉइल बोर्न डिजीज यानी कि रूट में भी, स्टेम में या रूट में प्रॉब्लम हो सकती है या फोलियर्स भी हो सकती है। फोलियर में खासकर जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर ज़्यादा है, या जैसे आपकी ब्लाइट आ जाएगा टोमेटो में, और सर्दियों में भी जो है आपका टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो भी आपका ब्लाइट आ जाता है, डाउनी मिल्ड्यू आ जाता है। वो अलग अलग क्रॉप में अलग अलग डिजीजेज आते हैं। और सबसे खतरनाक डिजीज जो है जो सॉइल का है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, पीथियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम विल्ट, तो और बैक्टीरियल विल्ट भी होता है। जब पानी जो है बहुत ज्यादा और या बहुत कम ड्रॉट भी होगा और रूट सिस्टम कमजोर होगा तो जो है डिजीज आने का कहीं से भी, सॉइल से कहीं से भी आ सकता है, तो वो चांसेस रहेगा। इसीलिए मैनेजमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, स्पेसिलोमाइसिस, इस तरह के जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनको मीडिया में तैयार करते समय ही आप जो है तैयार करते समय ही उसमें मिक्स कर दीजिए। और उसके अलावा भी अगर 15 से 20 दिन में एक बार ड्रेंचिंग करते हैं ट्राइकोडर्मा की, तो आपका पैथोजन इस तरह का जो है वो अगर आ भी गया इनोकुलम, वो डेवलप नहीं होगा और डिजीज फॉर्म नहीं करेगा। और एक सबसे बड़ी समस्या टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में देखी गई है, जो आम तौर पर जो भी कर रहा होगा वो नहीं जानता है, तो बहुत बड़ी समस्या उनके लिए हो जाती है। सर ये अक्सर क्वेश्चन आता है, सर हमारे लौकी तो लग गई, इतनी बड़ी हो गई लेकिन सूख जा रही है, तो वो लौकी नहीं, वो फीमेल फ्लावर है। अगर ये पिक्चर में देखिए, हमने दिखाने की कोशिश की है, ये लौकी का पौधा है, ये है मादा फूल, ये लौकी नहीं है, अभी ये फूल है, ये फ्लावर है, ओपन हुआ है जस्ट, और ये नर फूल। दोनों तरह के फूल आएंगे, मादा कम आएगा, नर ज्यादा आएगा। सर्दियों में मादा अच्छी क्वांटिटी में आएगा, लेकिन गर्मियों में जो है नर ज्यादा आएगा और मादा कम आएगा। तो इस तरह के फूल दिखेंगे, तो आपको करना क्या है, इस तरह का इसको नर को तोड़ना है। और इसको कब तोड़ना है, जब फूल प्रॉपर खुला ना हो, अगर खुल गया तो वो जो है उसकी रिसेप्टिविटी यानी कि उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो जैसे ही खुलने वाला हो उस स्टेज में तोड़ना है। और ये लौकी का जो भी सफेद फूल वाले फसल है, ज्यादातर जो है
इवनिंग में या नाइट में फ्लावरिंग होती है, तो लौकी भी उसमें से एक है। तो इनका जो है आफ्टरनून में होती है, लेकिन मॉर्निंग में भी करेंगे तो चलेगा। तो मेल को तोड़ेंगे और खोलेंगे उसको, और उसमें इस तरह से थर्ड साइड में जो दिया है इस तरह से ये हैंड से पॉलिनेशन हो गया, तब जो है जाके फल लगेगा, अदरवाइज जो है फल नहीं लगेगा। तो ये जो है अक्सर समस्या देखी गई। ये पंपकिन का है यानी कद्दू का है, उसमें भी ये नर, बाएं वाला नर फूल है, दाएं साइड में मादा फूल है, और इनको इस तरह से खोल के आपको जब इस अवस्था में है तो आपको पॉलिनेशन करना है, तो आपका जो है इसमें फल लगेगा। हैंड टूल्स हैं, ये नॉर्मली सभी जानते हैं, इसमें अलग अलग तरीके की टूल्स की जरूरत पड़ती है। ये पानी का रोज केन है, स्प्रे करने के लिए बॉटल है, ये सारी चीजें होना है। और लास्ट में, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत और भी वक्ता हैं, सॉरी, वैसे भी ज्यादा टाइम हो गया है, कि रूफ टॉप गार्डनिंग में एक हाइड्रोपोनिक का जो है बहुत बड़ा ये हो सकता है, क्योंकि कम एरिया में वर्टिकली जाके आप ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये थोड़ा स्किल, क्योंकि हम ज्यादातर इसमें किचन गार्डन वाले जुड़े हुए हैं, अदरवाइज इसमें भी हमारे और भी एक्सपर्ट है वो भी, और हम भी इसके डिटेल में जा सकते थे। तो बट हम इस पे बस यहीं पे हम अपना इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। बट जो भी यूथ्स हैं अगर सुन रहे हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स में रूफ टॉप पे जा सकते हैं, और नंबर ऑफ वेजिटेबल्स दे कैन ग्रो, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, और उस पे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। और नहीं तो पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में ही कम से कम 4-5 कॉमर्शियल लेवल के 4-4 एकड़ के, 2-2 एकड़ के, एक 6 एकड़ का प्रोजेक्ट्स है। तो डॉक्टर राकेश कुमार हैं जो केवीके विजवा में, उनसे मिल सकते हैं, वो वहाँ पे ले जाके दिखा भी सकते हैं, और कॉमर्शियल जो बहुत अच्छे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ये एक्चुअली में कुछ मिसकंसेप्शन थे, ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है कि वेट का इशू रहता है, लीकेज का रहता है, क्लॉगिंग ड्रेनेज सिस्टम का रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली में हमारा मेन पर्पस इसमें प्रॉफिट गेन करना नहीं है, फिर भी अगर प्लांट वे में करेंगे तो प्रॉफिट भी मिलेगा आपको। जैसे बेहरा सर ने दिखाया कि आपको लगभग 70 से 80% तक आपकी प्रोडक्शन वेजिटेबल का यहीं से आ जाएगा, डेली की रिक्वायरमेंट। तो आपको ट्यूबर क्रॉस जैसे पोटैटो, अनियन, ये सब अगर नहीं करते हैं तो वो बाहर से ले सकते हैं, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, गार्लिक उनको रख सकते हैं, लेकिन डेली की जो ग्रीन वेजिटेबल है वो यहाँ पे आसानी से ग्रो करके और आप उगा सकते हैं। एक और चीज मैं भूल गया था, अगर एक टेरेस अगर 30x40 का 50x30 का टेरेस है तो उसमें करीब 100 से 150 पॉट्स आएंगे, और उनका टोटल वजन 1 टन होगा, यानी कि 12-15 लोगों के बराबर। तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट बढ़िया से करेंगे तो वो वेट का कोई इशू नहीं है। और पानी की रिक्वायरमेंट अगर बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 1 लीटर पर डे पर प्लांट पर पॉट जो है आपकी जरूरत पड़ती है। तो अगर 100 से 150 पॉट है तो पर डे 150 लीटर पानी में आपका काम हो जाएगा। तो प्लानिंग करने के टाइम में ये भी देखें कि हमारे पास इतना पानी है तो इतने पॉट्स में आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।